सर वन नोट यूज करना। अरे भूल जाता हूँ मैं बार बार। तो वो खोलने के लिए कितने 5 मिनट तो लगेंगे। स्टार्ट मेनू में थे। किसमें? स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में गया, ठीक है। हाँ फिर ओ में जाओगे तो ऊपर आएगा नो वन नोट। एक मिनट रुको रुको। स्क्रॉल करो तो। स्टार्ट मेनू में गया, फिर सर्च पे टाइप करूँ हाँ वन नोट टाइप करो। वन नोट, हाँ ONENOT। ठीक है। हाँ आ गया, आया। आ गया। खोलो। खोलो उसे। ठीक है। अब ये व्हाइट बोर्ड बंद कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो। व्हाइट बोर्ड बंद कर दूं? हाँ और स्क्रीन शेयर कर दो। तो फिर वो दिखेगा हमें। स्टॉप शेयर करूँ ना? हाँ व्हाइट बोर्ड बंद कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो। शेयर स्क्रीन। हाँ We are sorry, one note is cleaning up from last time it was open. Please wait. इधर रखने के लिए बोल रहा है। स्क्रीन शेयर करना है ना अभी? हाँ ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, हाँ ठीक है। नहीं नॉर्मल नहीं करते तो भी चलता है। क्या जान दो। साइन इन करने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? साइन इन करने को बोल रहे हो, आपके पास है क्या अकाउंट किसका? माइक्रोसॉफ्ट का? नहीं, नहीं। बिना साइन इन करे ये नहीं हो सकता क्या? अब मेरा लैपटॉप तो ऑलरेडी साइन इन है तो मेरे से डायरेक्ट खुल जाता है। आपके इसमें अच्छा, देखो। ईमेल, फोन या स्काइप? तो जो जीमेल आईडी है उससे हो सकता है क्या? नहीं जीमेल आईडी से नहीं होता। तो फिर क्या करूं? स्काइप आईडी से। स्काइप है तो। तो स्काइप वाला आईडी डालो। स्काइप, एक मिनट, स्काइप का आईडी कहाँ रहता है? वो स्काइप ही होगा ना। एक मिनट रुको, स्काइप चालू है। हाँ एक मिनट रुको। पर ये ओपन नहीं हो रहा है। रहने दो, पर आपको पता चलो ना कैसे करना है। यहाँ पे साइन इन कर लो। आप क्रिएट वन पे क्लिक होता है करके। जीमेल से, ये सौरभ बोल रहा है जीमेल से हो जाएगा। नहीं होगा जीमेल से। तो फिर क्या करूं? आउटलुक। हम्म, तो फिर क्या करूं? अभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ। अभी व्हाइट लेक्चर ठीक है, होने के बाद वो वहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक कर लेना। ठीक है। अभी व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाओ। अभी व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा हूं ना? हम्म। ये हर्ष बोल रहा है ट्राई करो जीमेल पे। ट्राई करूं क्या? चलो ठीक है, अभी व्हाइट बोर्ड पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपको हाँ, मतलब लेक्चर के बाद कर लेना वो अकाउंट बना के लॉग इन। ठीक है, ओके। जीमेल की तरह अकाउंट बनाना होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 29 इज इक्वल टू 0। एक स्फीयर हमें ऊपर दिया हुआ है S1, उसका इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और इसका जो इमेज है वो दूसरा स्फीयर है S2। ठीक, राइट, उसकी इक्वेशन हमें बतानी है। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो 0,0,0 है। ये बात तो सबको समझ आ गई, बिकॉज
सेंटर क्या होता है, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, और यू वी और डब्ल्यू तीनों जीरो है, यू वी और डब्ल्यू तीनों जीरो है यहाँ पे, क्योंकि लीनियर टर्म्स नहीं है ना, तो ये सेंटर तो जीरो है। इसका सेंटर अगर डी है, जिसे एच कॉमा के कॉमा यू बोल रहे हैं, तो वो हम इमेज वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एच माइनस जीरो अपॉन प्लेन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 इज इक्वल टू के माइनस जीरो अपॉन वाई का कोफिशिएंट क्या है 3 इज इक्वल टू यू माइनस जीरो अपॉन प्लेन में जेड का कोफिशिएंट क्या है 4 इज इक्वल टू -2। अब 0 0 0 इसमें पुट करो तो 2 इंटू 0 3 इंटू 0 4 इंटू 0 वो सब गया, -29 आएगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ट्राई किया भाई मैंने, नहीं होता आउटलुक का मेल लगता है उसके लिए। ओके ठीक है, मैं ट्राई कर लूंगा बाद में, उसकी टेंशन मत लो, अभी तो इस पे काम चल रहा है। 11 14 15 16 ओके ठीक है, 9 के बाद 11 14 15 और 16, तो ये -2 इंटू 29 58 हो गया, और 16 और 9 25 और 4 29, तो 58/29 2 आ गया, यानी h की वैल्यू हो जाएगी 4, k की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 6 और u की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2 8। तो जो इमेज वाला पॉइंट आएगा, इमेज वाले स्फीयर का सेंटर आएगा, वो आएगा 4 6 और 8, और दोनों का रेडियस सेम है, तो पहले वाले का रेडियस निकाल लो। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे कांस्टेंट है -9, तो माइनस ऑफ -9 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो पहले स्फीयर का रेडियस 3 है, तो दूसरे स्फीयर का रेडियस भी 3 होगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर प्लस z माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 16z माइनस 8x माइनस 12y माइनस 16z। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 36 52 हो जाएगा, 16 और 36 52। 16 और 36 52 और 52 और 64, तो 52 और 64 अब हमारे पास हो जाएगा 116। 116 में से 9 माइनस करो, तो 116 में से अगर 9 माइनस किया तो 107 आएगा, तो प्लस 107 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y और माइनस 16z और फिर प्लस 107 इक्वल 0, मतलब ऑप्शन ए आएगा, -8x माइनस 12y माइनस 16z प्लस 107 इक्वल 0। तो इसमें ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स, किसी को कोई डाउट है? सेंटर का बस इमेज निकाल लिया, तो जो इमेज वाला स्फीयर है उसका सेंटर आ गया 4 6 8, और दोनों का रेडियस सेम होगा, तो पहले वाले स्फीयर का रेडियस 3 है, तो सेम साइज का स्फीयर इमेज बनेगा, तो जो इमेज वाला स्फीयर है उसका रेडियस भी 3 हो गया, तो उससे इक्वेशन ये आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 16z प्लस 107 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, a line with direction ratios 2 1 2 intersects the lines this and this। दो लाइंस आपको दी हुई हैं और एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोस 2 1 2 है, 2 1 2, वो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करता है ए और बी पर, पहले लाइन को ए पर और दूसरी लाइन को बी पर। तो जो ए बी का डिस्टेंस है या लेंथ है वो फाइंड करना है। तो अगर L1 की बात करें, फर्स्ट लाइन जो है उसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना है, तो आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से रिप्लेस करेंगे और माइनस जे कैप इस तरफ आ जाएगा।
तो x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y, और y j कैप प्लस j कैप हो जाएगा तो y प्लस 1 हो जाएगा वो, y प्लस 1, y j कैप प्लस j कैप, तो y प्लस 1 j कैप हो जाएगा अपॉन 1, और z माइनस 0 अपॉन k कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये तो L1 की इक्वेशन हो गई। उसके बाद अगर L2 की बात करें तो माइनस आई कैप इस तरफ आएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा अपॉन आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2 इज इक्वल टू y माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि j कैप का टर्म नहीं है, y माइनस 0 अपॉन 1 j कैप का कोफिशिएंट, और इधर हो जाएगा z माइनस 0 अपॉन k कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल टू म्यू। तो x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू म्यू। तो ये लाइन, ये L2 की इक्वेशन आ गई, करेक्ट। तो a के कोऑर्डिनेट्स हम लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो 1 इंटू लैम्डा प्लस 0 तो लैम्डा हो गया, फिर 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, और फिर z कोऑर्डिनेट लिखना है तो 1 इंटू लैम्डा, और b के कोऑर्डिनेट्स हम म्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो 2 इंटू म्यू माइनस 1, फिर 1 इंटू म्यू प्लस 0, और फिर 1 इंटू म्यू प्लस 0, तो 2 म्यू माइनस 1 म्यू कॉमा म्यू। तो ये b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब a और b की हेल्प से हम ab के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। तो लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 कॉमा, अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1, लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1, अगर z कोऑर्डिनेट की बात करें तो लैम्डा माइनस म्यू। तो ये ab के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, और ये AB जो है वही बेसिकली लाइन L है, क्योंकि लाइन L जो है वो दोनों A और B को कट कर रही है, और लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए हुए हैं 2, 1 और 2, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट, L1 के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए 1, 1, 1, और L2 के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए 2, 1, 1। L1 के डायरेक्शन रेशियोज दिए 1, 1, 1, डिनोमिनेटर में 1, 1, 1 आ रहा है, और L2 के डायरेक्शन रेशियोज दिए 2, 1, 1, तो वो 2, 1, 1 आ रहा है, और यहाँ पे AB जो है वो लाइन L है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 1, 2 है। तो अब हमें AB का हमें लेंथ निकालना है। तो अब देखो ये AB और लाइन L जो है आपस में सेम ही लाइन है, तो इसका मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू अपॉन 2, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि AB और लाइन L सेम है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर फर्स्ट और थर्ड को हम इक्वेट करें, फर्स्ट और थर्ड मतलब इसको और इसको एक्सप्रेशन को, तो डिनोमिनेटर में तो 2, 2 है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 म्यू इस तरफ आएगा तो 2 म्यू माइनस म्यू, 2 म्यू इस तरफ आएगा तो 2 म्यू माइनस म्यू, म्यू हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1, तो म्यू की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद अगर हम फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे इसको हटा दो, तो अगर हम फर्स्ट
फर्स्ट और सेकंड लाइन को अगर हम ये फर्स्ट और सेकंड वाले टर्म को इक्वेट करते हैं, लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 अपॉन 2, तो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 2 आ जाएगा। लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 अपॉन 2, ये इधर 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 म्यू कैंसिल कर दिया, तो ये लैम्डा इस तरफ आएगा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा हो जाएगा, और ये 2 इस तरफ आएगा, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा इस तरफ आएगा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा हो जाएगा, और 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई। करेक्ट। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई और म्यू की वैल्यू 1 हो गई, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू से हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ए 3,2,3 क्या ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 3,2,3 3,2,3, और बी के कोऑर्डिनेट्स, अच्छा म्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ना, म्यू यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, फिर 1 इंटू 1 1 प्लस 0 तो 1, और यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 0 तो 1 आ गया, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 1 1, और ए का मैंने इक्वेशन हटा दिया था L1 का, बट वो करेक्ट है ना सुयश, चेक कर लिया तुमने? हाँ ठीक है, तो वो आप वो इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आ जाएगा, वो मैंने हटा दिया ना, इसलिए मैंने सुयश से हेल्प ले ली। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बस, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, फिर 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये रूट ऑफ 9 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी इसका लेंथ आ गया 3। तो ए बी का लेंथ हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो गया इसमें करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अभी हटा देता हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी डाउट था, तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ऑफ विच वन प्लेन इज दिस एंड अनदर प्लेन कंटेनिंग द लाइंस दिस एंड दिस। दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है। पहला प्लेन तो आपको दिया हुआ है 4x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। पहला प्लेन आपको दिया हुआ है 4x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो प्लेन है वो ये दोनों लाइंस कंटेन कर रहा है, L1 और L2। L1 की इक्वेशन x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 1 बाय लैम्डा, और L2 की इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/2, y माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/3। ठीक है, तो दूसरा जो प्लेन है वो ये दोनों लाइंस कंटेन कर रहा है। करेक्ट। तो अगर इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हम बोल देते हैं ए बी और सी है, तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी प्लस लैम्डा इंटू सी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज है 3 to 3, तो इसके भी ये परपेंडिकुलर होगा, तो 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम ए बी और सी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ये बात भी है कि L1 पे जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है, पॉइंट P बोल देते हैं 3,2,1, और L2 पे जो पॉइंट है वो Q है, वो क्या लाई कर रहा है 2,3,2, 3,2,1, और यहाँ पे 2,3,2।
तो अब ये दोनों लाइंस इस प्लेन में लाई कर रही हैं, तो इन दोनों को जॉइन करने वाली जो लाइन होगी PQ, वो भी इस प्लेन में लाई करेगी। तो प्लेन का जो नॉर्मल है ABC, वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। करेक्ट। तो PQ के अगर डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो 3 - 2 1, फिर 2 - 3 -1, और फिर 1 - 2 -1। तो PQ की अगर डायरेक्शन रेशियोज की बात करें 3 - 2 1, 2 - 3 -1, 1 - 2 -1, तो ये भी ABC के परपेंडिकुलर होगा। तो A × 1 A, फिर B × -1 -B, और फिर C × -1 -C = 0। तो ये थर्ड इक्वेशन। तो इसमें पहली वाली इक्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें लैम्डा आ रहा है, राइट। पहली वाली इक्वेशन की जरूरत नहीं है, उसमें लैम्डा आ रहा है, तो वो हटा दो। ये दो इक्वेशंस की मदद से हम ABC निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे। A = -B = C। A के लिए क्या लिखेंगे? A के टर्म्स हटा दो। 2 × -1 -2 और -3, तो -2 + 3 यानी 1। फिर -B के लिए B के टर्म्स हटा दो। तो 3 × -1 -3 -3, तो -6, और C के लिए C के टर्म्स हटा दो। 3 × -1 -3 -2, तो -5 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल। तो ABC के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 6 और -5। ABC के डायरेक्शन रेशियोज हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 6 और -5। तो हम P2 की इक्वेशन लिख सकते हैं A × x - x1। अब कोई भी एक पॉइंट ले लो, P और Q दोनों इस प्लेन पे लाई करते हैं। A × x - x1, तो 1 × x - 3 प्लस 6 × y - y1, तो 6 × y - 2, और -5 × z - z1, तो z - 1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x + 6y - 5z, x + 6y - 5z, -3 और यहाँ -12 आएगा। -3 और -12 -15, -15 और +5, तो -10 = 0। x + 6y - 5z -10 = 0। तो ये P2 की इक्वेशन आ गई, x + 6y - 5z -10 = 0। अब ये दोनों प्लेन्स है। P1 की इक्वेशन तो दी हुई है, P2 की इक्वेशन हमने निकाली। इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल है, वो सेम एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट। वो सेम एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियोज देख लो और फिर हम एंगल निकाल सकते हैं। तो P1 का अगर नॉर्मल हम N1 बोल रहे हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज है 4 1 और 2, और P2 का नॉर्मल है N2, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज मैंने निकाल लिए 1 6 और -5। इसका आया 4 1 2 और इसका आया 1 6 और -5। तो उसके बीच में एंगल निकाल सकते हैं cos थीटा A1 A2, 4 × 1 4, फिर 1 × 6 6, और 2 × -5 -10। तो आप उस नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 + 6 10 -10 0 आ गया। तो cos थीटा 0 मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2। करेक्ट। तो इसका मतलब ये दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी ऑप्शन बी। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 है। इसका मतलब दोनों नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जिन दो प्लेन्स के लिए वो नॉर्मल्स हैं, वो दो प्लेन्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स 14 में? क्वेश्चन नंबर 14, एनी डाउट्स? 15 16 और 19, 3 डाउट्स बचे हैं, 3 क्वेश्चंस। तो ये हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है ए पॉइंट है 066, ए पॉइंट है 066, बी पॉइंट है 660 और सी पॉइंट है 606। A point है 066, B point है 660 और C point है 606 are 3 points and point D is moving on the line
पॉइंट डी इस लाइन पे मूव कर रहा है एक्स प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई। पॉइंट डी इस लाइन पे मूव कर रहा है एक्स प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई। करेक्ट। If G is the centroid of triangle ABC, then minimum value of GD. G triangle ABC का centroid है, तो x1 plus x2 plus x3 upon 3, तो 6 plus 6 12 by 3, तो 4 आ गया। 6 plus 6 12 by 3 4, 6 plus 0 plus 6 12 by 3 is 4, तो पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 4 4। करेक्ट। x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, z1 plus z2 plus z3 upon 3. Okay. So now they are saying find the minimum value of GD. तो ये लाइन है और G ये पॉइंट है 4 4 4। तो मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली तब होगा जब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो हमें वो पॉइंट D निकालना है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन के ऊपर। ठीक है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बोलूं H, K और U, तो GD के डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल सकते हैं। GD के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ जाएंगे H माइनस 4, उसके बाद K माइनस 4 और उसके बाद U माइनस 4। H माइनस 4, K माइनस 4 और U माइनस 4, ये GD के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। और ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज हम ABC मान लेते हैं, A, B और C। तो अब ये जो लाइन है ये इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से निकाली गई है। ये लाइन इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से निकाली गई है। x प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब इसमें अगर x प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 की बात करें तो इस प्लेन में ये लाइन लाई कर रही है, तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 1 0 और 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 0 है, z का कोफिशिएंट 1 है। और जो दूसरा प्लेन है वो है y इज इक्वल टू 0, तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 0 1 और 0। इसके नॉर्मल के डायरेक्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ y का ही टर्म आ रहा है, x और z के टर्म नहीं है, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन 0 1 0। अब लाइन जो है दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगी। करेक्ट। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a इंटू 1 a आ गया, फिर b इंटू 0 0 और फिर c इंटू 1, a प्लस c इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ पे a इंटू 0, फिर b इंटू 1 और फिर c इंटू 0। तो b इज इक्वल टू 0 आ गया और a प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c माइनस a हो गया। तो इसका मतलब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम क्या ले सकते हैं? अगर a को मैंने 1 लिया तो b 0 है और c हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है। तो a को अगर मैंने 1 लिया तो c इज इक्वल टू माइनस a, c -1 आ गया और b 0, तो 1 0 -1, ये हमारे पास लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। 1 0 और -1। अब इसमें हमारे पास अब ये जो लाइन है ये GD के परपेंडिकुलर है। GD इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो GD के डायरेक्शन रेशियोज और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज में रिलेशन निकाल सकते हैं। H माइनस 4 इंटू 1, फिर K माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और फिर U माइनस 4 इंटू -1, तो -1 इंटू U माइनस 4, -1 इंटू U माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? GD जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसमें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? H माइनस U, ये -4 आ गया और ये +4, तो वो तो कैंसिल हो गया। -4 + 4 इज इक्वल टू 0, वो कैंसिल हो गया। तो H इज इक्वल टू U आ गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद HKU इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मतलब ये दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो H प्लस U माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी H प्लस U की वैल्यू 3 हो गई और K की वैल्यू 0 हो गई।
h प्लस u की वैल्यू 3 हो गई, k की वैल्यू h इज इक्वल टू u है तो 2h इज इक्वल टू 3, यानी h इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा और k की वैल्यू 0। करेक्ट, k की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि इसके प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और यहाँ पे h प्लस u इज इक्वल टू 3 है। अब h इज इक्वल टू u हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो u की जगह h पुट कर देंगे, तो u की जगह h पुट करेंगे 2h इज इक्वल टू 3, देयरफॉर h इज इक्वल टू 3/2। तो जो पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3/2, k की वैल्यू 0 है और u की वैल्यू 3/2, तो 3/2 0 3/2। ठीक है, अब हम जीडी का लेंथ निकाल सकते हैं, जीडी का डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3/2, तो 2 into 4 8 माइनस 3 5/2 का स्क्वायर तो 25/4, फिर 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16, फिर 4 माइनस 3/2 तो 5/2 का स्क्वायर 25/4, 25/4 25/4 25/2 हो गया, 2 into 16 32 हो गया, 32 और 25 50 57/2 का रूट आ गया, ये आ जाएगा 25/2 प्लस 16, 2 into 16 32 प्लस 25 तो 57/2 का स्क्वायर रूट, तो जीडी का लेंथ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 57/2, मतलब ऑप्शन सी। जीडी का लेंथ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 57/2 यानी ऑप्शन सी। समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा हो गया है, 16 बचा है, जितेश का डाउट है और फिर 19 सुयश का डाउट है। और किसी का कोई डाउट है तो लिख सकता है। लास्ट रिमेनिंग डाउट 16 एंड 19। ये दोनों जो वीडियोस अभी हैं मैं रिकॉर्ड कर लिए, मैं उसको अपलोड कर लूंगा तो आप बाद में देख भी सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, a line is drawn. Question number 16, a line is drawn from the point P 1 1 1, पॉइंट P 1,1,1 है, उससे हमने एक लाइन ड्रॉ करी और वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1। एक लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1 है, परपेंडिकुलर टू लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1 टू इंटरसेक्ट द प्लेन एट Q। और ये जो है, ये जो लाइन हमने बनाई है, ये एक प्लेन को कट करती है Q पॉइंट पे और उस प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। वो प्लेन की इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 है। तो लोकस ऑफ पॉइंट Q पॉइंट का लोकस बताना है, HKU। ठीक है, तो जो हमारी लाइन है उसको हम L डैश बोल देते हैं। L डैश पॉइंट P से पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है L के, जिसके डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1 दी है और प्लेन को Q पे कट करती है। ये एक ही लाइन है, ठीक है ना, ये थोड़ा ड्राइंग खराब हो गया है, ये एक ही लाइन है। ओके, तो अगर L डैश के डायरेक्शन रेशियोज में ABC बोल रहा हूँ तो L के परपेंडिकुलर है तो A इंटू 1 होगा, फिर B इंटू 1 होगा और C इंटू 1 होगा, A प्लस B प्लस C 0 हो जाएगा। A इंटू 1 प्लस B इंटू 1 प्लस C इंटू 1 तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर L डैश की हमें इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन A इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन B इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन C। x माइनस 1 अपॉन A इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन B इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन C। L डैश की इक्वेशन हम इस तरह से लिखेंगे, राइट। अब ये जो पॉइंट Q है ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, पॉइंट Q इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको हम लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर Q के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो ये हो जाएगा A लैम्डा प्लस 1, उसके बाद B लैम्डा प्लस 1, उसके बाद C लैम्डा प्लस 1। तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स हमने लैम्डा के टर्म्स में लिख लिए क्योंकि वो L डैश पे लाई कर रहा है और उसको हम प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, A लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 इंटू y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, B लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 इंटू z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, C लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो A प्लस 2B प्लस 3C
ए लैम्डा प्लस 2b लैम्डा प्लस 3c लैम्डा, तो a प्लस 2b प्लस 3c इंटू लैम्डा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 और 4 इधर जाएगा, तो 6 माइनस 4 यानी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब हमें एच के और यू में रिलेशन निकालना है। तो ओके, तो ये हमारे पास एच है और ये हमारे पास के है और ये हमारे पास यू है। तो इसका हमें लोकस निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं h प्लस के प्लस यू करूं, तो a लैम्डा प्लस b लैम्डा प्लस c लैम्डा, तो a प्लस b प्लस c इंटू लैम्डा आ गया। अगर h प्लस k प्लस यू करूं, तो a लैम्डा प्लस b लैम्डा प्लस c लैम्डा और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो प्लस 3 आ गया। अब a प्लस b प्लस c तो 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 मतलब ये 3 आ गया। तो h प्लस k प्लस यू इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा लोकस आ गया। h plus k plus u plus is equal to 3 यानी x plus y plus z is equal to 3. This is the required locus. x plus y plus z is equal to 3 यानी ऑप्शन डी होना चाहिए इसमें। ठीक है, ऑप्शन में तो लाइन की क्वेश्चन आ रही है, अब प्लेन की क्वेश्चन आ रही है। आंसर में क्या दिया हुआ है? ए। अच्छा, ये दिया है क्या? हाँ, अच्छा, h plus k plus u, h plus 2k plus 3u is equal to 4. अच्छा, यहाँ पे ये इस प्लेन को भी लाई करेगा ना, तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ जाएगा h प्लस के प्लस यू इज इक्वल टू 3, ये तो हमने निकाल लिया। और दूसरा रिलेशन की ये इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है ना, तो h प्लस 2k प्लस 3u इज इक्वल टू 4, इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है ना, h प्लस 2k प्लस 3u इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों से जो इंटरसेक्शन, ये दो प्लेन्स की इक्वेशन लिख दी। अब इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन जनरेट होगी, वो लाइन इसका लोकस होगा, क्योंकि h कॉमा k कॉमा u इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, और इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। समझ आ रहा है? तो ये दोनों प्लेन्स के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन जनरेट हो रही है, वो इसका लोकस है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसके जो इंटरसेक्शन से लाइन जनरेट हो रही है, वो है से वो लाइन, इंटरसेक्शन वाली जो लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मान लेते हैं कि उसके डायरेक्शन रेशियोज है कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। तो अब वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब दोनों प्लेन्स पे लाइन लाई करती है वो।